हेलो स्टूडेंट, हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था और बैंकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व अध्याय में बैंक व्यवस्था, बैंकों के कार्य और भारत में बैंकिंग का विकास किस प्रकार हुआ है का अध्ययन किया। इस अध्याय में हम देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है और कार्य क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई और क्या क्या कार्य ये करता है। जैसे कि आपको पहले पढ़ चुके हैं कि आरबीआई का जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, क्या इसकी स्थापना की भूमिका रही, देखते हैं। 1913 में चैम्बरलिन आयोग के सदस्य प्रोफेसर जे एम कीन्स का अपने अर्थशास्त्री थे, बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, नाम पढ़ा होगा। वो चैम्बरलिन आयोग के सदस्य थे। तथा 1927 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। तो दो आयोग थे, एक चैम्बरलिन आयोग 1913 का, जिसके जो चेयरमैन थे या सदस्य थे जे.एम. कीन्स, और दूसरा हिल्टन यंग कमीशन 1927 में। उसने देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। ये दोनों जो आयोग थे, क्योंकि तब ब्रिटिश शासन था भारत में, तो ये बाहर से आए थे, इंग्लैंड से आए थे यहाँ पर, जिन्होंने सिफारिश की कि तत्कालीन समय में यहाँ पर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने आरबीआई की स्थापना पर जोर दिया। एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति भी बनाई थी 1934 में, जिसने आरबीआई की स्थापना पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पर जोर दिया। इसी प्रयासों या सिफारिशों के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। 1 अप्रैल 1935 स्वतंत्रता से पूर्व आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना के उद्देश्य और कारण क्या थे, यानी इसके तत्कालिक उद्देश्य और भविष्य के क्या उद्देश्य रहे होंगे इसकी स्थापना के। पहला है कि देश में मुद्रा और साख की समुचित व्यवस्था करना। दूसरा, भारत में बैंकिंग का सुव्यवस्थित और संतुलित विकास करना। तीसरा, भारत में मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना, ताकि संगठित मुद्रा बाजार बनाया जा सके। मुद्रा बाजार वह होता है जहाँ पर मुद्राओं का लेन देन होता है। तो उस मुद्राओं का लेन देन हालांकि बैंकों के माध्यम से ही होता है। तो विभिन्न जो संस्थान होते हैं, बैंक वगैरह, वो सब मुद्रा बाजार के अंग होते हैं। तो संगठित मुद्रा बाजार बनाना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। चौथा, विभिन्न देशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग से देश के विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन की समस्याओं को निराकरण हो सके। क्योंकि विदेशी व्यापार भी निरंतर बढ़ रहा था और विभिन्न देशों से मौद्रिक संपर्क और विनिमय संबंध भी स्थापित करना था, जिससे विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन की समस्या नहीं हो और विदेशी मुद्रा आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके लिए भी आरबीआई की स्थापना करना आवश्यक हो गया था। चौथा, कृषि और साख की उचित व्यवस्था और विकास। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग स्वतंत्रता के समय लगभग भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। तो कृषि शाख की उचित व्यवस्था और विकास भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। छठा है कि भारतीय मुद्रा रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता रखना। जो भारत की मुद्रा थी रुपया, उसके आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता रखना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और आठवां है सार्वजनिक ऋणों की उचित व्यवस्था करना, यानी जरूरत पड़ने पर सरकार को ऋणों की उपलब्धि बढ़ाना या उपलब्ध कराना। जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो ये अंशधारियों का बैंक था, यानी विभिन्न व्यक्ति या संस्थाओं के पास इसके अंश थे। जो बैंक की 5 करोड़ की जो पूंजी थी, अधिकृत पूंजी, वो 100 रुपये के 5 लाख अंशों में विभाजित थी, यानी 5 लाख इसके आरबीआई के अंश थे जो विभिन्न लोगों में विभाजित थे। फिर केंद्र सरकार ने क्या किया कि केंद्र सरकार के पास केवल 2.20 लाख रुपए के अंश थे। बाकी जो अंश थे वो दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं के पास थे। शेष पूंजी निजी अधिकारियों के हाथ में थी। अधिकांश संचालकों की नियुक्ति जो थी वो अंशधारी कर से की जाती थी। गवर्नर तथा 2 उप गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी एक अंश का एक अच्छा खासा भाग था, इसलिए गवर्नर और 2 उप गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। लेकिन जो अधिकांश संचालक थे, दूसरे संचालक वंशधारी द्वारा नियुक्त किया था, तथा सरकार को विशेषाधिकार इसमें प्राप्त था। फिर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए। पहला है कि देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारी नीतियों और केंद्रीय बैंक की नीतियों में सामंजस्य होना आवश्यक है। जैसे
क्योंकि देश में तीव्र आर्थिक विकास करना था, इसलिए जो केंद्रीय बैंक और सरकार की जो नीति है इसमें समन्वय बनाना आवश्यक था। दूसरा, अंशधारियों के बैंक के रूप में लंबी अवधि तक कार्य करने के पश्चात भी ये भारतीय मुद्रा बाजार को सुव्यवस्थित संगठित करने में असफल रहा। यानी अंशधारियों के बैंक के रूप में ये तो काफ़ी समय से संचालित था, फिर भी ये भारत में एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार विकसित करने में असफल रहा, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समस्याओं को समाधान करने के लिए भी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथा, निजी अंशधारियों के पास बैंक के अधिकारों का केंद्रीकरण होने से दुरुपयोग का भय बढ़ता जा रहा था, क्योंकि निजी अंशधारियों के जो बैंक के अधिकार थे उनका केंद्रीकरण होने से ऐसा लग रहा था कि इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। पांचवा था, अन्य राष्ट्रों में भी राष्ट्रीयकरण उस समय किया जा रहा था। 1945 में बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 1964 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। अतः इस कारण से प्रभावित होकर भी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। छठा है कि जन भावना जो उस वक्त थी वो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रबल थी, इसलिए भी राष्ट्रीयकरण किया गया। अतः भारत सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक सार्वजनिक अधिकार स्थानांतरण अधिनियम पारित कर इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। इसका राष्ट्रीयकरण 1948 में सार्वजनिक अधिकार स्थानांतरण अधिनियम पारित कर राष्ट्रीयकरण किया और 1 जनवरी 1949 से स्वतंत्रता के बाद रिजर्व बैंक पूर्णतः सरकार का बैंक बन गया, यानी सरकार का उस पर आधिपत्य या स्वामित्व हो गया। पुराने अंशधारी जो थे, जो इनके पास इनके शेयर थे रिजर्व बैंक को, प्रति 100 रुपये के अंश के बदले में 118 रुपये और 10 आने क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का प्रावधान था। यानी जो सरकार ने तो राष्ट्रीयकरण कर लिया, लेकिन जो शेयर इनके पास पड़े रह गए वो किसी वैल्यू के नहीं थे, लेकिन सरकार ने फिर भी अंशधारियों को 100 रुपये के बदले, एक शेयर के बदले 118 रुपये और 10 आने देने का प्रावधान किया। इसमें प्रति अंश 18 रुपये 10 आने नगद और शेष 100 रुपये बॉन्ड से चुकाए गए। सरकार ने बॉन्ड जारी कर दिया, यानी अंशधारियों को अंश ले लिया और उनको बॉन्ड जारी कर दिया और बाकी के 18 रुपये नगद उनको दे दिए। आरबीआई की पूंजी प्रबंध और संगठन। पूंजी स्थापना के समय आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभाजित थी। राष्ट्रीयकरण से पहले यह पूंजी पूर्ण प्रदत्त फुल्ली पेड अप अंशों में सरकार तथा अंशधारियों में विभाजित थी, पर राष्ट्रीयकरण के बाद से सारी अंश पूंजी सरकार के स्वामित्व में है तथा 30 जून 2005 को रिजर्व कोष 6,500 करोड़ रुपए थे। इसके अतिरिक्त बैंक के पास राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि में 14 करोड़ तथा राष्ट्रीय आवास ऋण दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि में 188 करोड़ जमा थे। प्रबंधन, अब इसका केंद्रीय बैंक का प्रबंधन कैसे किया जाता है? एक केंद्रीय संचालक मंडल होता है, ये जो सेंट्रल संचालक मंडल होता है, 20 सदस्यीय प्रबंधन होता है, जिसमें डिप्टी गवर्नर और गवर्नर डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति एक पूर्णकालिक अधिकारी सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। पूर्णकालिक अधिकारी इसकी नियुक्ति की जाती है और फिर 5 वर्ष के लिए गवर्नर और डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। डिप्टी गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर है, क्योंकि 4 इसके मुख्य कार्यालय हैं। इसमें मुंबई मंडल, चेन्नई मंडल, कोलकाता मंडल, नई दिल्ली मंडल। चार संचालक अंशकालिक सदस्य, इसके अलावा मनोनीत 4 संचालक हैं जो अंशकालिक सदस्य हैं। मनोनीत 4 संचालक जो अंशकालिक सदस्य हैं। सभाओं में भाग लेने का यात्रा व्यय और दैनिक भत्ता इसमें मिलता है। अन्य 10 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 4 साल का है। तो ऊपर जो ये सदस्य हो गए, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 5 ये हो गए,
और 4 संचालक मंडल मनोनीत हो गए सदस्य, और एक सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पूर्णकालिक अधिकारी। 10 ही हो गए, और 10 अन्य जो है, अन्य 10 जिनका कार्यकाल 4 साल का है। संचालक 10 संचालक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। प्राय केंद्र सरकार का वित्त सचिव सरकारी अधिकारी के रूप में इसमें मनोनीत किया जाता है। केंद्र सरकार का जो वित्त सचिव होता है वो सरकारी अधिकारी के रूप में इसमें आरबीआई में मनोनीत किया जाता है। दूसरा है स्थानीय मंडल। ये तो था प्रबंध मुख्य मंडल का, और स्थानीय मंडल इसके कितने हैं? 4 स्थानीय मंडल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थापित है। प्रत्येक मंडल में 5-5 सदस्य हैं। प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य, तब 5 चौक 20 सदस्य हो गए। संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 5-5 सदस्य। कार्यकाल इनका 4 वर्ष का होता है, लेकिन उनको पुनः भी मनोनीत किया या सदस्य बनाया जा सकता है। 5 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष बना लिया जाता है। ये सदस्य वे ही व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं जो सरकारी वेतनभोगी अधिकारी नहीं हो, दिवालिया या पागल या अस्वस्थ घोषित नहीं किए गए हो, अथवा किसी निजी बैंक के अधिकारी नहीं हो। यही व्यक्ति इसका सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। आरबीआई का कार्यालय। आरबीआई का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, और 4 सहायक कार्यालय इसके मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में है, जिनकी 16 शाखाएं हैं। 16 शाखाओं में अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, पटना, कोच्चि, जम्मू, नवी मुंबई, बेलापुर, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम है। तो प्रधान कार्यालय मुंबई, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, और इसके बाद 16 शाखाएं इसकी हैं। विदेशों में भी शाखा है, जिसमें कराची में है, लंदन में है, तथा अन्य स्थानों पर भी शाखा है। कराची में इसलिए थी कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो कराची में भी इसकी एक शाखा, विदेशों में शाखा है। देश में जहाँ आरबीआई की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और ऐसे देश जहाँ आरबीआई की शाखा नहीं है, वहाँ पर जो एसबीआई का यदि शाखा है, तो वो आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो आरबीआई को वहाँ शाखा खोलने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक का संगठन और प्रशासन। आरबीआई के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने और उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए 25 विभाग हैं। आरबीआई के 25 विभाग है कार्य करने के लिए। पहला है करेंसी प्रबंध विभाग या निर्गमन विभाग। इसका मुख्य कार्य, जैसा कि नाम से पता है, कि नोटों का निर्गमन करना, उसकी जांच करना, नोटों का हिसाब किताब रखना तथा आंतरिक अंकेक्षण करना। इसके 2 भागों में बांटा गया। कोषागार, यानी एक कोषागार है जिसमें नोट रखे जाते हैं, का कार्य देश में नोटों का निकासी करना, नोटों को प्रधान मुद्रा या गौण मुद्राओं में बदलना है। और दूसरा साधारण विभाग, जिसका प्रमुख कार्य नोटों की जांच करना, हिसाब किताब रखना, खराब नोटों को रद्द करना और आंतरिक अंकेक्षण करना। इस निर्गमन विभाग के अभी 13 शाखा कार्यालय हैं, जो मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, नई दिल्ली, नागपुर, पटना, जयपुर, त्रिवेंद्रम, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित। दूसरा विभाग है आरबीआई का बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग। जैसा कि नाम से पता चलता है कि बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। आरबीआई के इस विभाग द्वारा सूचीबद्ध बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की सुरक्षा और कटौती के आधार पर ऋण दिया जाता है। यह उनके कोषों को अपने पास रखता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, सरकारी धन को जमा करता है, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भुगतान करता है, सरकार को आर्थिक सहायता देता है, ऋणों का प्रबंध करता है, सरकारी धन के हस्तांतरण में सहायता करता है, तथा बैंकों का मार्गदर्शन करता है। इस समय बैंकिंग विभाग 20 स्थानों पर है, जो 4 सहायक कार्यालय तथा 16 शाखाओं में संचालित है। तीसरा है बैंकिंग संचालन एवं विकास विभाग। इसे 3 उप विभागों में बांटा गया है: संचालन विभाग, निरीक्षण विभाग और निरीक्षण विभाग। और तीसरा है, इसे 3 उप विभागों में बांटा गया है। पहला है संचालन विभाग, ये बैंकों के विकास, विस्तार और कुशल संचालन में सहयोग देता है। दूसरा निरीक्षण विभाग, यह विभाग देखता है कि बैंक, सरकार और रिजर्व बैंक के आदेशों की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोषी बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और तीसरा विभाग है निस्तारण विभाग। इस उप विभाग द्वारा ही रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के समापन संबंधी सभी कार्य करता है, यानी निस्तारण कार्य करता है। यही विभाग की संपत्तियों की वसूली और देनदारी के भुगतान की व्यवस्था करता है, यानी कोई बैंक यदि फेल हो जाता है तो निस्तारण कार्य विभाग करता है। चौथा है औद्योगिक और निर्यात वित्त विभाग।
जैसा कि नाम से पता ही है, उद्योगों को और निर्यात वित्त उपलब्ध कराता है। पांचवा है बाह्य निवेश और परिचालन विभाग। इसकी स्थापना देश में विदेशी निवेशों की देखरेख और परिचालन हेतु की गई। छठा है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तकनीकी को प्रोत्साहन और विकास के लिए ये विभाग कार्यरत है। सातवां विभाग है प्रशासन और कार्मिक प्रबंध का विभाग, जो विभिन्न शाखाओं में प्रशासन और कार्मिक का प्रबंध करता है। आठवां विभाग है आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग। नवा विभाग है राजभाषा विभाग, जो हिंदी के प्रयोग को पर बल देता है। दसवां है मौद्रिक नीति विभाग। मौद्रिक नीति विभाग जो मौद्रिक नीति का संचालन, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करता है। 11वां है मानव संसाधन विकास विभाग, जो मानव संसाधन विकास विभाग या भर्ती, पदोन्नति और इस पर नियंत्रण रखता है। 12वां व्यय और बजट नियंत्रण विभाग, जो व्यय और बजट पर नियंत्रण रखता है। 13वां ग्रामीण नियोजन साख विभाग, जो ग्रामीण क्षेत्र में साख उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्र में साख उपलब्ध कराने संस्थाओं को निर्देश और नियंत्रण करता है। 14 वित्तीय कंपनियों का विभाग, फाइनेंशियल कंपनीज का विभाग होता है। फाइनेंशियल कंपनीज को ये, जो कंपनियां फाइनेंस करती है उसको ये नियंत्रण करता है। 15 होता है लॉ डिपार्टमेंट, विधि विभाग, जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम नियम को पालन करवाता है विभिन्न बैंकों को। 16 है विनिमय नियंत्रण विभाग, जो एक्सचेंज कंट्रोल करता है, विदेशी मुद्रा नियंत्रण का इसका कार्य रहता है। 17 सांख्यिकी विश्लेषण कंप्यूटर सेवा विभाग, जो सांख्यिकी डेटा का विश्लेषण करते हैं, कंप्यूटर सेवा उपलब्ध कराती। 18 परिसर विभाग, जो विभिन्न परिसरों के देखभाल और उनकी सुरक्षा रखरखाव की व्यवस्था करता है। 19 आर्थिक विश्लेषण नीति विभाग, जो आर्थिक नीति का विश्लेषण करता है और नीति निर्माण करने में सहयोग और सलाह देता है। 20वां शहरी बैंक विभाग, जो शहरी बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है। 21वां निरीक्षण विभाग, इसका कार्य निरीक्षण कार्य करना है। 22वां गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, यानी ये विभाग है जो बैंकिंग कार्यों के अलावा दूसरे जो पर्यवेक्षण है वो करता है। 23वां सरकारी और बैंक लेखा विभाग, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जो बैंक का अकाउंट करता है। 24वां सचिव विभाग, सामान्य प्रशासन कार्य संपादन हेतु ये विभाग उत्तरदायी है। 25वां वित्तीय संस्था विभाग। इस प्रकार से ये 25 विभाग आरबीआई के विभाग है, जो आरबीआई के विभिन्न शाखाओं और मंडलों में कार्यों का संचालन करते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य, आरबीआई के अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य देश की मौद्रिक व्यवस्था का इस प्रकार नियंत्रण और नियमन करना है कि उस संरचना में देश में आर्थिक स्थायित्व, वृद्धि और अर्थव्यवस्था विकास हो। यानी आरबीआई का प्रमुख कार्य यह है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए देश की मुद्रा को नियंत्रित करना, मौद्रिक व्यवस्था को नियंत्रित और नियमित करना, जिसमें निम्न कार्य है। पहला है नोट निर्गमन का कार्य, नोट निर्गमन बैंक। आरबीआई अधिनियम धारा 24 के अनुसार, यानी आरबीआई का जो एक्ट बनाया गया 1934 में, उसके अधिनियम की धारा 24 के अनुसार ये 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 और 10,000 के नोट प्रचलन में ला सकता है। 5 और 10,000 के नोट का प्रचलन बंद है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा निकाला जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बाकी सभी नोट तो आरबीआई निकालता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा निकाला जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं। और इस नोट पर जो साइन होते हैं वो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के साइन होते हैं। और जो वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है वो आरबीआई में एक सदस्य के रूप में रहता है। जो 20 सदस्य पहले बताया गया उसमें एक सदस्य के रूप में रहता है। बाकी जो सभी नोट होते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर अपने साइन करता है। प्रारंभिक अवस्था में नोट निर्गमन प्रणाली में जनता का विश्वास जगाने के लिए पहले आनुपातिक कोष प्रणाली आधारित थी। यानी पहले जब जनता का नोट निर्गमन में विश्वास नहीं था तो पहले आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसमें आरबीआई निर्गमित नोटों के पीछे 40% सुरक्षित कोष सोने का और सोने के सिक्कों का या स्वर्ण पाटों का या स्टर्लिंग के रूप में रखता था। और शेष जो 60% भाग था वो सरकारी प्रतिभूतियों और व्यापारिक बिल के रूप में रखता था, जिसमें कम से कम 40 करोड़ रुपए का स्वर्ण सुरक्षित कोष में रखना अनिवार्य था। यानी बहुत अधिक मात्रा में, यानी 40 करोड़ का स्वर्ण सुरक्षित कोष में रखना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में नोट निर्गमन जब किए गए तो उस समय नोटों में जनता विश्वास रखे। 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ प्रबंधन की भारी व्यवस्था
तथा विदेशी विनिमय संकट के कारण नोट निर्गमन की 29 वर्षों से चली आ रही आनुपातिक कोष प्रणाली, यानी 1935 से जो प्रणाली चल रही आए थे आनुपातिक कोष प्रणाली, उसको हटाया गया और उसके स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली का सहारा लिया गया, जिसमें प्रारंभ में 515 करोड़ रुपए के तुल्य कोष रखना आवश्यक कर दिया गया। यानी उस कोष को 515 करोड़ का कोष किया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना और सोने के सिक्के और बाकी 400 करोड़ के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां, जो विशेष परिस्थितियों में 300 करोड़ रुपए तक कम की जा सकती थी, निर्धारित कर दी गई। यानी न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, इसमें 515 करोड़ रुपए का कोष रखना अनिवार्य कर दिया गया नोट निर्गमन करने के लिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 400 करोड़ की मूल्य की विदेशी संपत्ति, जो आवश्यकता पड़ने पर 300 करोड़ तक की जा सकती थी, निर्धारित कर दी गई। 1957 में विदेशी विनिमय संकट की जटिलता के कारण पुनः संशोधन कर 25 अक्टूबर 1957 को आदेश द्वारा न्यूनतम कोष, जो पहले 515 करोड़ रुपए था, उसको घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिए गए। यानी 515 करोड़ के घोष को घटाकर 200 करोड़ कर दिया है। 1957 में जो विदेशी विनिमय संकट आया, यानी विदेशी मुद्रा का जो संकट आया, उस कारण इसको घटा दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए के मूल्य के स्टर्लिंग और विदेशी प्रतिभूतियां रखने की व्यवस्था थी। तो वर्तमान में जो न्यूनतम कोष रखा जाता है नोट निर्गमन के लिए, वो 200 करोड़ रुपए का है, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ रुपए मूल्य के स्टर्लिंग और विदेशी प्रतिभूतियां हैं। दूसरा है सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकारी धन को जमा करना, उसका हस्तांतरण करना, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था करना, प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में कार्य करना, सरकारी निवेश, कृषि शाख, औद्योगिक शाख, योजनाओं की वित्त व्यवस्था आदि के संबंध में सलाह देना। भारत का जो संचित कोष है वो आरबीआई के पास ही है। जब भी किसी अपराधी को जुर्माना, दंड, फीस वसूली कोर्ट द्वारा की जाती, जो भी शुल्क, विभिन्न प्रकार के रेवेन्यू शुल्क वगैरह जो भी इकट्ठे किए जाते हैं, वो आरबीआई के पास जमा होते हैं। तीसरा, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। आरबीआई बैंकों का बैंक होने के नाते उनके मित्र, सलाहकार और दार्शनिक के रूप में सहायक होता है। पहला, बैंकों को स्थापित करने का लाइसेंस देना। दूसरा, इन बैंकों के प्रबंध संचालन पर नियंत्रण करना। तीसरा, इन बैंकों के नगद और तरल कोष अनुपात पर नियंत्रण करके साख का नियंत्रण करना, अर्थात सीआरआर और एसएलआर पर कंट्रोल करना। चौथा, अंतिम ऋणदाता का कार्य सरकार और अन्य बैंकों के लिए भी ये करता है। पांचवा है समाशोधन, यानी क्लियर व्यवस्था, यानी विभिन्न बैंकों में जो भुगतान एक दूसरे बैंकों से किए जाते हैं या विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है, उसके समाशोधन का कार्य भी करता है। आरबीआई का बैंकिंग विकास विभाग सरकार को सुदृढ़ बैंकिंग स्थापित करने की आवश्यक सलाह भी देता है, निरीक्षण भी करता है। बैंकिंग अधिनियम की धारा आरबीआई बैंकिंग अधिनियम की धारा 35 के अनुसार रिजर्व बैंक को किसी भी समय किसी भी बैंक को निरीक्षण करने का अधिकार है। आठवां, समापन विलीनीकरण विभाग बैंकों का समापन और विलय करता है। विदेशी विनिमय व्यवस्था। आरबीआई देश के बहुमूल्य धात्विक कोषों का संरक्षण करता है। विनिमय दर स्थायित्व में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। आईएमएफ का सदस्य है होने के कारण ये दायित्व और महत्वपूर्ण है। आरबीआई प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्वतः ही सदस्य होता है। तो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। सदस्य होने के नाते विदेशी विनिमय व्यवस्था करता है और बहुमूल्य धात्विक कोषों का संरक्षण करता है। पांचवा है साख नियंत्रण। 1949 के पश्चात भारत के रिजर्व बैंक ने देश में साख नियंत्रण और साख नियमन के लिए अनेक प्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लिया। साख नियंत्रण के दो रूप हैं, पहला गुणात्मक और दूसरा है परिमाणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक और परिमाणात्मक साख नियंत्रण, जिसके तहत बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, बैंक रेट जिसको बीआर कहते हैं, खुले बाजार की क्रिया जिसको ओएमओ कहते हैं। ओएमओ का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तीसरा है तरल कोषानुपात में परिवर्तन, अर्थात सीआरआर और एसएलआर में परिवर्तन। चौथा है नगद कोष में परिवर्तन। तीसरा है तरल कोषानुपात में परिवर्तन, अर्थात एसएलआर में परिवर्तन। चौथा है
नगद कोष में परिवर्तन अर्थात CRR में परिवर्तन। पांचवा है चयनित साख नियंत्रण यानी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पांचवा है छठा है नैतिक अनुनय, इसको मॉरल सुएशन कहते हैं, यानी नैतिक अनुनय करना, मॉरली किसी को बैंक को निर्देश देना। सातवां है विज्ञप्ति और आठवां है प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई आरबीआई तब करता है जब बैंक उसकी सलाह को नहीं मानते या उसके आदेशों या कार्रवाई उन निर्देशों को नहीं मानते, तो बैंक आरबीआई व्यापारिक विभिन्न बैंकों में डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है। रिजर्व बैंक और कृषि शाख। नाबार्ड की स्थापना से पहले, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना से पहले आरबीआई का कृषि वित्त विभाग कृषि शाख समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करता था। केंद्र और राज्य सरकारों तथा प्रादेशिक सहकारी बैंकों की कृषि शाख समस्याओं के संदर्भ में ये परामर्श देता था तथा प्रांतीय सहकारी संस्थाओं को निश्चित प्रतिभूतियों के आधार पर 90 दिन के लिए तथा विशेष परिस्थितियों में 9 महीने से 14 महीने की अवधि के लिए ऋण देता था। अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर 1955 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर शाख के लिए 2 विशेष कोषों की स्थापना की गई थी। पहला राष्ट्रीय कृषि शाख दीर्घकालीन कोष तथा दूसरा राष्ट्रीय कृषि शाख स्थायित्व कोष। तो आरबीआई नाबार्ड की स्थापना से पहले कृषि शाख की अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन की ऋण की आपूर्ति करता था और विभिन्न सहकारी बैंकों और संस्थाओं को निश्चित प्रतिभूति के आधार पर ऋण देता था। अब ये 2 कोष जो स्थापित किए गए हैं, पहला प्रथम राष्ट्रीय कृषि शाख दीर्घकालीन कोष और दूसरा राष्ट्रीय कृषि शाख स्थायित्व कोष। प्रथम कोष से आरबीआई राज्य सरकारों को 20 साल तक ऋण देता है, यानी प्रथम कोष से 20 साल का ऋण था। भूमि बंधक बैंकों को भी 20 वर्ष तक ऋण दिया जा सकता है और राज्य सरकारी बैंकों को 15 महीने से 5 वर्ष तक के मध्यमकालीन ऋण देते हैं। यानी पहले जो कोष है उससे दीर्घकालीन ऋण और मध्यमकालीन ऋण दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण जो 20 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं और ये राज्य सरकार और भूमि बंधक बैंकों को दिए जाते हैं, और मध्यमकालीन ऋण जो 15 महीने से 5 वर्ष तक के होते हैं। दूसरा कोष है वो राज्य सहकारी बैंकों को मध्यमकालीन ऋण देता है। दूसरा जो कोष है वो राज्य सहकारी जो बैंक है, प्रत्येक राज्य में सहकारी बैंक है शीर्ष स्तर पर, उसको मध्यकाल के लिए यानी 15 महीने से 5 वर्ष के लिए ऋण देता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना के बाद कृषि शाख संबंधित सभी कार्य आरबीआई के स्थान पर नाबार्ड करता है। आरबीआई ने अपने दोनों कोषों के रुपए नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया, यानी जो 2 कोष बनाए थे उसके जो जमा पूंजी थी वह नाबार्ड की स्थापना के बाद नाबार्ड को हस्तांतरित कर दी। वर्तमान में आरबीआई को होने वाले लाभ में से कुछ धन इन दोनों में हस्तांतरित किया जाता है तथा नाबार्ड के ऋण और पुनर्वित्त सहायता देता है। वर्तमान में भी जो आरबीआई को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ प्रतिशत जो अंश है वो इन दोनों कोषों में नाबार्ड को दिया जाता है तथा साथ ही ऋण और पुनर्वित्त सहायता भी देता है। सातवां है आरबीआई द्वारा औद्योगिक वित्त व्यवस्था। आरबीआई का एक अलग विभाग औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की जो उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण, अग्रिम और वित्त की व्यवस्था करता है। लघु और कुटीर उद्योगों को सहायता देने के लिए राज्य वित्त निगमों को आर्थिक सहायता देता है। आईडीबीआई की स्थापना में सहयोग दिया था। औद्योगिक दीर्घकालीन ऋणों के लिए एक विशेष कोष राष्ट्रीय औद्योगिक शाख दीर्घकालीन कोष की स्थापना 1974 में इसने की है। आर्थिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक आंकड़ों का संकलन प्रकाशन। आरबीआई का अलग विभाग है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन का कार्य करता है। आरबीआई बुलेटिन और आरबीआई रिपोर्ट्स का नाम सुना होगा आपने, आरबीआई रिपोर्ट्स और आरबीआई बुलेटिन, इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े होते हैं। नवा अन्य कार्य है कि निक्षेप और जमाएं स्वीकार करना, बिना ब्याज की जमाएं भी स्वीकार करता है, केंद्रीय राज्य सरकारों से ही प्राप्त करता है। दूसरा कृषि और व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय और पुनः कटौती कार्य भी करता है। 12 जुलाई 1982 से कार्य नाबार्ड कर रहा है। तीसरा है कि आरबीआई केंद्र राज्य सरकारों को 90 दिन के अल्पकालीन ऋण भी देता है अथवा उन्हें अधिविकर्ष की सुविधा भी देता है। 90 डेज के अल्पकालीन ऋण आरबीआई केंद्र राज्य सरकारों को देता है और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी केंद्र राज्य सरकारों को देता है। चौथा है कि विदेशी बैंक में खाता खोलने तथा विदेशी बैंकों को अपने अभिकर्ता नियुक्त करने का कार्य भी आरबीआई करता है। आरबीआई आईएमएफ के सदस्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक में खाता खोल सकता है। आरबीआई अपना खुद का खाता भी खोल सकता है, यानी आईएमएफ में जो विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक सदस्य हैं
तो उसमें से किसी भी केंद्रीय बैंक में अपना खाता आरबीआई खोल सकता है, किसी भी दूसरे केंद्रीय बैंक में। पांचवा, उधार लेना। आरबीआई देश के अन्य बैंकों तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों से अधिकतम अपनी अंश पूंजी की सीमा तक 30 दिन की अवधि का ऋण ले सकता है। यानी आरबीआई ऋण ले सकता है, यानी अपनी अंश पूंजी की सीमा तक, यानी 30 दिन की अवधि का ये ऋण दूसरे बैंकों या केंद्रीय बैंकों से ही ले सकता है। छठा है, बहुमूल्य धातुओं को खरीद और बेच सकता है, क्रय विक्रय। आरबीआई अपने दायित्वों को निभाने के लिए सोना, चांदी, सिक्के तथा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर सकता है। सातवां, देश में हुंडी बाजार योजना चालू करने का श्रेय आरबीआई को है। देश में जो हुंडी बाजार ये होता है कि जब कोई क्रेता विक्रेता, यदि क्रेता व्यापारी यदि किसी वस्तु को खरीदता है और उसका भुगतान तत्काल नहीं कर पाता, तो वो बैंक के नाम एक हुंडी लिख देता है और जिस बैंक में उसका खाता होता है, और बदले में बैंक क्रेता की तरफ से विक्रेता को उसका भुगतान कर देता है। बाद में जब क्रेता के पास पैसे आ जाते हैं तो वो बैंक में जमा कर देता है, लेकिन यदि क्रेता जमा नहीं करे तो फिर जो पैसे विक्रेता को दिए हैं वो वापस बैंक उससे वसूल लेता है। आठवां, कृषि पुनर्वित्त निगम और औद्योगिक साख और विनियोग निगम को भी आरबीआई ने आर्थिक सहायता दी, और इन दोनों संस्थाओं के एकीकरण के बाद भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये दो संस्थाएं, इनका एकीकरण किया गया लेकिन आरबीआई इनको सहायता दे रही है। आरबीआई के वर्जित, निषेध या प्रतिबंधित कार्य, यानी वे कार्य जो आरबीआई नहीं कर सकता या नहीं करने चाहिए। आरबीआई की केंद्रीय स्थिति के कारण उसको आर्थिक सुदृढ़ता और अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में निम्न कार्य वर्जित है। क्योंकि आरबीआई देश में बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए जिम्मेदार रहता है, उससे अपने लाभ के लिए कोई कार्य, ऐसे कार्य जिससे उसको लाभ होता हो, वर्जित है। पहला, व्यापार और उद्योग में ऐसा कार्य जिससे दूसरे बैंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। व्यापार और उद्योग दूसरे बैंकिंग व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऐसे कार्यों करने उसको वर्जित है। यह इसका उल्लेख जो है आरबीआई एक्ट में किया गया। देखते हैं कौन से कार्य हैं। पहला है कि व्यापार और उद्योग में प्रत्यक्ष भाग लेने पर रोक, यानी ये आरबीआई डायरेक्ट व्यापार और उद्योग में डायरेक्ट भाग नहीं ले सकता। दूसरा है अंशों के क्रय और अंशों की जमानत पर ऋण पर रोक, यानी अंशों के क्रय और अंशों की जमानत पर ऋण पर ये रोक लगा सकता है। तीसरा है बिना जमानत ऋणों पर रोक, का कार्य भी इसका वर्जित है। चौथा है अचल संपत्ति की खरीद व अचल संपत्ति की जमानत के ऋण पर रोक, यानी अचल संपत्ति की खरीद भी नहीं कर सकता और उसकी जमानत के ऋण पर रोक लगा सकता है। पांचवा है मुद्दत बिलों के व्यापार पर रोक, इसको मुद्दत बिलों के व्यापार पर आरबीआई को शामिल होने पर रोक है। छठा है जमाओं पर ब्याज भुगतान पर रोक, यानी ब्याज भुगतान पर भी रोक है, जमाओं पर ब्याज भुगतान नहीं प्राप्त कर सकता। आरबीआई द्वारा मुद्रा और साख का नियंत्रण। आरबीआई द्वारा मुद्रा नियंत्रण। प्रारंभ में नोट निर्गमित करने के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई ताकि आरबीआई में जनता का विश्वास बढ़े, जिसमें कुल निर्गमित नोटों के पीछे 40% भाग सोना और सोने सिक्के या विदेशी मुद्रा रूप में तथा 60% भाग भारतीय रुपये की प्रतिभूति रखना पड़ता था, या भारतीय रुपये या प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था, तथा कम से कम 40 करोड़ रुपए का सोना कोष में रखना अनिवार्य था। यह पद्धति 1956 तक चली, क्योंकि इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ी मात्रा में हीनार्थ प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय की संकटमय स्थिति के कारण पहले 1926 में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसमें अंतर्गत आरबीआई कुल मिलाकर 515 करोड़ रुपए के न्यूनतम कोष के आधार पर, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण सिक्के तो 400 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति रखकर किसी भी सीमा तक नोट निर्गमन कर सकता था। 1957 में विदेशी विनिमय संकट के कारण विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों का कोष घटाकर केवल 85 करोड़ कर दिया गया। कोष 400 करोड़ से घटाकर केवल 85 करोड़ कर दिया गया। वर्तमान में 200 करोड़ रुपए के कोष में 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण पाट या स्वर्ण सिक्के रखे जाते हैं। शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां हैं।
अब आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है देश में साख का यानी क्रेडिट या ऋण का नियंत्रण करना। अब आरबीआई ये कैसे करता है, ये आरबीआई का प्रमुख कार्य है। देश में साख नियंत्रण का आशय मौद्रिक संस्थाओं की साख सृजन क्षमता को इस प्रकार से नियंत्रित करना है कि देश में साख की पूर्ति और मांग में वांछित समायोजन हो और देश का आर्थिक विकास हो। आरबीआई की साख नियंत्रण रीतियाँ दो भागों में बांटी जा सकती है। पहला मात्रात्मक साख नियंत्रण, दूसरा गुणात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण से मतलब है कि आरबीआई डायरेक्ट मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है इसमें, और मुद्रा की मात्रा नियंत्रित करने के लिए इसके पास चार तरह के उपाय हैं। बैंक दर यानी बीआर, दूसरा खुले बाजार क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा आरक्षण नगद कोषानुपात में परिवर्तन सीआरआर, चौथा तरल कोषानुपात में परिवर्तन एसएलआर। दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण का मतलब है कि इसके अंतर्गत आरबीआई नोटों की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उस साख को उस साख जो बैंक को द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको इस प्रकार से नियंत्रित करता है कि वो जो ऋण दिया जा रहा है वो वांछित क्षेत्रों में या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ही दिया जाए, जिससे उस ऋण का दुरुपयोग न हो। तो उसके लिए ये जो नीति अपनाता है वह चयनित साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके तहत चल आगे चलकर पढ़ेंगे अपन। दूसरा है साख का राशनिंग करना। राशनिंग का मतलब ये साख को सभी क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए उचित प्रकार से राशनिंग करता है। तीसरा है नैतिक अनुनय, जिसको मॉरल सुएशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमएस लिखा गया है। चौथा है प्रचार या एड, और पांचवा सबसे लास्ट जो इसकी कार्रवाई है वो डायरेक्ट एक्शन। जब आरबीआई के निर्देश नहीं माने जाते बैंकों द्वारा तो वो प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है साख नियंत्रण के संबंध में। देखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आरबीआई के साख नियंत्रण के कार्य। और पहला उसमें देखते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण का तात्पर्य है कि इसमें आरबीआई देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे वो मुद्रा की मात्रा कम या ज़्यादा होने से ऋण पर प्रभाव पड़ता है। और मुद्रा की मात्रा कम ज़्यादा करने के लिए वो डायरेक्ट जो मुद्रा की मात्रा पर इफेक्ट डालते हैं फैक्टर, जैसे बैंक दर, उसका वह सहारा लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बैंक दर है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों या अन्य मौद्रिक संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है। यानी बैंक दर वह है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। अब बैंक आरबीआई की साख नीति है उसको दो नामों से जाना जाता है, सस्ती साख नीति और महंगी साख नीति। ये क्या होती? सस्ती साख नीति का मतलब है जिसमें लोन सस्ती ब्याज दर पर प्राप्त हो, और महंगी साख नीति का मतलब है इसमें ऋण महंगी ब्याज दर पर प्राप्त हो या ऊंची ब्याज दर पर प्राप्त हो। जब देश में साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए आरबीआई बैंक दर कम करता है, जिससे ब्याज दर कम हो जाती है, तो साख सृजन बढ़ता है। इसे सस्ती साख नीति कहते हैं। दूसरा महंगी साख नीति। जब देश में साख की मात्रा को घटाने के लिए आरबीआई बैंक दर बढ़ाता है, जिससे उधार की ब्याज दर बढ़ने से साख सृजन घटता है, तो उसे महंगी साख नीति कहते हैं। आरबीआई द्वारा अपनी स्थापना से अब तक 27 बार बैंक में परिवर्तन किया जा चुका है और आगे भी यह करता रहेगा। 1935 से 1951 तक जो बैंक दर थी वो 3% थी। सस्ती साख नीति यहाँ अपनाई गई। 1951 से 3% से बढ़ाकर क्रमशः 4 जुलाई 1991 को ही अधिकतम 11% कर दी गई बैंक दर बढ़ाकर। 8 अक्टूबर 1991 को बैंक दर सर्वोच्च स्तर 12% पर थी। यानी 1991 में जो बैंक दर थी सर्वोच्च स्तर 12% पर थी। 30 अप्रैल 2003 से वर्तमान तक ये दर 6% के आसपास में है। 1960 से आरबीआई बहुमुखी दरों की नई विधि प्रारंभ की है, जिसमें निश्चित सीमा तक ऋण बैंक दर पर और निश्चित सीमा के बाद क्रमशः 1% और 2% की क्रमशः वृद्धि थी। यानी बहुमुखी दर की एक नई विधि प्रारंभ की, जिसमें आरबीआई से यदि निश्चित सीमा तक यदि लोन लिए जाते हैं तो बैंक दर पर लिए जाते हैं, और उस सीमा के बाद यदि लोन अधिक मात्रा में लिए जाते हैं तो बैंक दर को 1% या 2% बढ़ाकर वो लोन दिए जाते हैं। बैंक दर साख नियंत्रण का एक अपर्याप्त तरीका है। यानी एक अकेला जो तरीका जो है बैंक दर, ये एक अकेला अपने आप में साख को नियंत्रण करने में अपर्याप्त है। इसकी सफलता के लिए एक संगठित और नियंत्रित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है। भारत में बैंकों के पास अत्यधिक जमाव
वह संपूर्ण मुद्रा बाजार संगठित न होने से सफलता आंशिक ही रहती है। भारत में जो मुद्रा बाजार है पूर्ण तो संगठित नहीं है। अधिकांश जो मुद्रा का लेन देन होता है वो बिना बैंकिंग व्यवस्था के होता है और आरबीआई केवल बैंक के माध्यम से ही लोन को कंट्रोल कर सकती है। दूसरा है खुले बाजार की क्रिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको OMO कहते हैं। इसमें आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों का साख नियंत्रण करने के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। इसमें मतलब कि आरबीआई है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है और बेचती है खुले बाजार में। जब आरबीआई प्रतिभूतियों और साख पत्रों को खरीदती है तो मुद्रा का प्रवाह बैंक और जनता के पास जाता है। इससे साख में वृद्धि होती है और तथा प्रतिभूतियों बिलों को जब बेचती है तो जनता और बैंक की जमाएं आरबीआई के पास आ जाती है, जिससे साख निर्माण क्षमता घट जाती है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इस पद्धति का प्रयोग सीमित तथा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में स्थायित्व रखने, ऋण पत्रों के लिए अनुकूल वातावरण, मुद्रा अभाव को दूर करने के उद्देश्य से ही प्रेरित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से खुले बाजार की क्रियाओं का धन प्राप्त करने और साख नियंत्रण में व्यापक प्रयोग हुआ है। यानी इस OMO जो दूसरी विधि है साख नियंत्रण, इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुआ, पहले इसका नियंत्रित उपयोग हुआ था। इसका लाभ ये रहा कि मुद्रा की पूर्ति में लोच आई और बैंक दर नीति अधिक प्रभावशाली हो गई। यानी बैंक दर के साथ यदि ये नीति अपनाई जाए तो दोनों नीति मिलकर साख नियंत्रण को अधिक कुशल तरीके से संचालित कर सकती है। तीसरा है प्रारक्षित नगद कोषानुपात परिवर्तन। आरबीआई अधिनियम के 42(1) के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग जमाओं का 5% तथा टाइम डिपॉजिट का 2% आरबीआई में रक्षित कोष में रखना अनिवार्य था। आरबीआई अधिनियम की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को अपनी मांग जमाओं का डिमांड डिपॉजिट का 5% और टाइम डिपॉजिट का 2% आरबीआई में रक्षित कोष में रखना अनिवार्य था। 3 अक्टूबर 1956 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन करके डिमांड डिपॉजिट का अनुपात 5% से बढ़ाकर 20% करने और टाइम डिपॉजिट का अनुपात 2% से बढ़ाकर 8% तक करने का अधिकार मिल गया 1956 में। 14 सितंबर 1962 को बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके मांग और समय जमाओं के अंतर को समाप्त करके टोटल जमाओं का 3% यानी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का जो डिफरेंस था वो समाप्त कर दिया 1962 में। और टोटल डिपॉजिट का बैंक के पास टोटल डिपॉजिट होते हैं उसका 3% आरबीआई कोष में रक्षित करना अनिवार्य किया गया, जिसे आरबीआई यदि चाहे तो 15% तक बढ़ा सकता है। यानी बैंक आरबीआई चाहे तो बैंकों के कोष का 15% अपने पास रख सकता है। सीआरआर का पहली बार प्रयोग आरबीआई ने 1960 में किया है। इस अनुपात को बढ़ाने पर अधिक कोष बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होगा। फलस्वरूप बैंकों के जो नगद कोष है वह घटने से उनकी साख निर्माण क्षमता या लोन देने की क्षमता घट जाएगी और विलोम से यदि इस अनुपात को कम कर दिया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। 30 जनवरी 2012 को सीआरआर जो था वो 5.5% पर था। वर्तमान में भी लगभग सीआरआर इतना ही है, इसके आसपास ही है। चौथा वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन। वैधानिक तरल कोषानुपात है, इसको SLR बोलते हैं। वैधानिक का मतलब है स्टेट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक। लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरल कोषानुपात में परिवर्तन। भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 24 के अनुसार बैंकों को अपने पास एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल रूप में रखना होता है, जो SLR है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 24 के अनुसार बैंकों को अपने ही बैंक में एक निश्चित प्रतिशत भाग तरल रूप में रखना होता है, जो SLR है। जबकि ऊपर हमने देखा जो नगद जमा जो रखते हैं, कुल जमा का 3% भाग नगद कोष के रूप में आरबीआई में रखना होता है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वैधानिक तरल कोष के रूप में बैंक अपने ही पास एक निश्चित प्रतिशत भाग रखता है, या आरबीआई ने आदेशित कर रखा है, जिसको SLR कहते हैं। इसकी उच्चतम सीमा है 40% और न्यूनतम सीमा 25 अक्टूबर 1997 से 25% थी। यानी न्यूनतम दर जो थी 25 अक्टूबर 1997 से 25% पर थी।
परंतु वर्तमान में न्यूनतम दर की 25% सीमा को हटा दिया गया है। यानी अधिकतम रूप में बैंक जो है वो अपने पास में 40% रख सकते हैं और न्यूनतम 25% रख सकते हैं। यानी एक 25% भी बहुत बड़ा कोष होता है। न्यूनतम सीमा जो 25% थी वो बहुत बड़ा कोष होता है। यदि बैंक उसे अपने पास रखते हैं तो उनकी लोन देने की शक्ति कम हो जाती। तो लोन देने की शक्ति को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये 25% की सीमा को हटा ली। अब चाहे तो बैंक अपने पास 10% या 15% या 20% या 12% जो भी चाहे एसएलआर रख सकता है। एसएलआर में वृद्धि करने से बैंकों के तरल कोष बढ़ जाएंगे, जिससे साख निर्माण घट जाएगा और इस विपरीत करने पर साख निर्माण बढ़ जाएगा। दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण का सबसे बड़ा दोष ये है कि सभी क्षेत्रों में साख की मात्रा को समान रूप से प्रभावित करता है। यानी जिस क्षेत्र में साख की आवश्यकता है वहाँ पर भी उसको प्रभावित करता है। जहाँ साख की आवश्यकता ज़्यादा है और जहाँ साख की आवश्यकता कम है वहाँ पर भी समान रूप से प्रभावित करता है। जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण में हम क्षेत्र विशेष के आधार पर साख को नियंत्रित करते हैं। किस क्षेत्र को साख चाहिए, किस क्षेत्र को साख की कम आवश्यकता है, किस क्षेत्र को साख की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आरबीआई इस प्रकार के भी नियंत्रण करता है, सो गुणात्मक साख नियंत्रण कहलाते हैं। जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं, वरन साख के विभिन्न प्रयोगों पर वांछित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रण करना है। इसमें जो विधियां हैं उसमें पहली है चयनित साख नियंत्रण। इसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल SCC कहते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणात्मक साख नियंत्रण नीति है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 35(1) के द्वारा आरबीआई को बैंकों द्वारा ऋण देने के संबंध में आदेश देने का अधिकार है। यानी इसके तहत आरबीआई बैंकों को ऋण देने के संबंध में आदेश दे सकता है। और आरबीआई ने इस अधिकार को कई रूपों में प्रयोग किया। आरबीआई ने जो ऋण देने के आदेश है वो किस प्रकार से उसको प्रयोग किया। पहला, भिन्न भिन्न कटौती दरें या ब्याज दरें। इसमें विभिन्न विनिमय पत्रों पर पुनः कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करता है। कृषि बिलों पर बैंक दर से 1.5% कम कटौती की जाती। अधिक साख देने हेतु कटौती दर कम और कम साख देने हेतु कटौती दर अधिक रखी जाती है। दूसरा, आयात पूर्व जमा। अनावश्यक आयातों को हतोत्साहित करने के लिए आरबीआई ने आयातकर्ताओं को लाइसेंस के समय ही प्रार्थना पत्र के साथ आयातों का मूल्य जमा कराना होता है। तीसरा, मूल्यांतर निर्धारण। आरबीआई माल या सामान की जमानत पर ऋणों के संबंध में मूल्यांतर का निर्धारण कर देता है। चीनी, चावल, जूट, गेहूं में इसका प्रयोग किया है। चौथा है आरबीआई की पूर्व अनुमति से ऋण देना। यानी आरबीआई की अनुमति से ऋण दे सकते हैं। पांचवा, साख या ऋणों पर सीमा निर्धारित करना। इसमें आरबीआई किस क्षेत्र को कितनी साख या ऋण देना है उसकी सीमा भी निर्धारित कर सकता है। छठा है ऋणों पर प्रतिबंध लगाना। अप्रैल 1956 में कुछ शेयर्स की जमानत पर ऋणों पर प्रतिबंध भी इसने आरबीआई ने लगाया है। दूसरा है साख का राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। इसको सीआर बोलते हैं। सीआर में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, मध्यम उद्योग क्षेत्र, इसके अनुसार जिस क्षेत्र की जैसी साख की आवश्यकता उसके अनुसार आरबीआई निर्देश दे सकता है। नियति कानून है। अपने विभिन्न ऋण देने के निर्देशों को मनवाने के लिए आरबीआई बैंकों से नैतिक कानून कर सकता है। 1949 के अवमूल्यन के समय आरबीआई के गवर्नर ने अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सट्टाकारियों के लिए ऋण नहीं देने का अनुरोध किया था। 1949 के अवमूल्यन के समय जो सट्टाकारी के लिए ऋण नहीं देने का आरबीआई ने बैंक से अनुरोध किया था। 1957 में भी सभी व्यापारिक बैंकों को सर्कुलर भेजकर अग्रिमों में कमी करने का सुझाव दिया। ये नैतिक अनुनय या दबाव या सम्मेलन या परिपत्रों के द्वारा जो डाला जाता है, नैतिक जो दबाव है वो सम्मेलन परिपत्र द्वारा निर्देशों द्वारा डाला जाता है ताकि जो साख है वो उचित क्षेत्रों में दी जा सके। और चौथा है प्रचार या प्रत्यक्ष कार्रवाई। चौथा पांचवा दोनों उसमें शामिल ले लिया। यदि आरबीआई के दिए गए निर्देशानुसार बैंक कार्य नहीं करते तो ऐसे बैंकों को प्रत्यक्ष आदेश देना, यहाँ तक कि वह किसी भी बैंक को बंद करने का आदेश भी दे सकता है। आरबीआई जब के आदेशों की निरंतर अवहेलना होती है तो आरबीआई आदेश
बैंक किसी बैंक के प्रति दे सकता है। आरबीआई की शाख लेकिन उसी बैंक के प्रति दे सकता है जो आरबीआई की सूची में शामिल है। आरबीआई की सूची में शामिल है जिसको आरबीआई से मतलब आरबीआई की सूची में शामिल है जिसको आरबीआई से लोन प्राप्त होता है। आरबीआई की शाख नियंत्रण नीति के अप्रभावी होने के कारण क्या है? पहला, सुसंगठित मुद्रा बाजार का अभाव है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार है नहीं, अभी भी बैंकिंग व्यवस्था का कई क्षेत्रों में अभाव है। दूसरा, विकसित बिल बाजार का अभाव। तीसरा, अर्थव्यवस्था में लोच का अभाव है। विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों में नियंत्रणों की भरमार है, अतः बैंक दर में परिवर्तन के बावजूद भी मजदूरी, कीमत और ब्याज दरों में लोच का अभाव रहता है। चौथा, बैंकों के पास नगद कोषों का बाहुल्य होने से आरबीआई पर आश्रितता कम है। यानी आरबीआई बैंक दर कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन बैंकों के पास नगद कोष इतना ज़्यादा है कि वो अपने अनुसार इस उस बैंक अपनी ब्याज दर के अनुसार ही ऋण देते हैं। आरबीआई का अनुसूचित बैंकों से संबंध। अनुसूचित बैंक वे हैं जिनका आरबीआई अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नाम शामिल कर लिया गया है। इन बैंकों को आरबीआई निम्न सुविधा देता है। पहला, ऋण देना। दूसरा, अनुमोदित प्रतिभूतियों की धरोहर पर आरबीआई सुविधा देता है। तीसरा, पुनः कटौती डिस्काउंट की व्यवस्था देता है। चौथा, संकट काल में आर्थिक सहायता। पांचवा, समाशोधन गृह का कार्य। छठा, धन का हस्तांतरण करता है। परंतु उक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन बैंकों को अपना एक निश्चित प्रतिशत जो सीआरआर है, नगद कोष 3 से 15% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। दूसरा, अपने लेन देन का विवरण आरबीआई को इसमें भेजना पड़ता है। बैलेंस शीट जो है वो आरबीआई को भेजनी पड़ती है। अब देखते हैं रिजर्व बैंक तथा उद्योगों वित्त व्यवस्था किस प्रकार होती है। 1957 में ही औद्योगिक वित्त विभाग खोला है आरबीआई ने, जिसने इन भिन्न प्रकारों से औद्योगिक वित्त की सुविधा है। पहला, औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई को दीर्घकालीन और मध्यमकालीन वित्त सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में आरबीआई इसे ऋण नहीं दे रहा है। दूसरा है राज्य वित्त निगम। आरबीआई दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन वित्त सहायता प्रदान करता है। अब कोई ऋण बकाया नहीं है। तीसरा है औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई। आरबीआई ने ही इसकी स्थापना के समय 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी प्रदान की है। अब आरबीआई कोई ऋण नहीं दे रहा। चौथा है राष्ट्रीय औद्योगिक शाख दीर्घकालीन कोष। आरबीआई अधिनियम 1964 में एक संशोधन द्वारा बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए यह कोष बनाया गया है। इसका प्रयोग आरबीआई आईडीबीआई को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए करता है। लघु उद्योग साख गारंटी योजना 1959 में हैदराबाद में आयोजित विचार गोष्ठी के सुझावों पर लघु उद्योग को ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋणों की संभावित हानि के विरुद्ध 1 जुलाई 1960 में आरबीआई ने साख गारंटी योजना का सूत्रपात किया। पहले 22 जिलों में 2 वर्षों के लागू किए गई, पर 1963 में इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया। आरबीआई की सफलता या उपलब्धियां। नोट निर्गमन द्वारा मुद्रा पूर्ति में पर्याप्त लोच बनाए रखने में सफल रहा है। दूसरा, सफल सरकारी बैंकर और सलाहकार रहा है। तीसरा, बैंकिंग विकास और संगठित विस्तार किया है। आरबीआई के प्रयत्नों से बैंकिंग अधिनियम 1949 का निर्माण हुआ है। आरबीआई ने एक अलग विभाग बैंकिंग विकास विभाग बनाया है। 1965 में एक बैंकिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय खोला है। चौथा, संकट में बैंकों की रक्षा और जन विश्वास में वृद्धि करने में सफल रहा है। आरबीआई ने निक्षेप बीमा निगम की स्थापना करने में सफल रहा है। संगठित मुद्रा बाजार का विकास। 1952 से बिल बाजार योजना क्रियान्वित करके बिल बाजार की शुरुआत भी की है। छठा, कृषि वित्त व्यवस्था में योगदान। ग्रामीण शाख और सर्वतोन्मुखी योजना के अंतर्गत 1956 में राष्ट्रीय कृषि शाख दीर्घकालीन कोष और राष्ट्रीय कृषि शाख स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। आरबीआई के प्रयासों से नाबार्ड की स्थापना की गई। अब नाबार्ड कृषि वित्त व्यवस्था का कार्य करता है। सातवां, औद्योगिक वित्त व्यवस्था को बनाने में योगदान किया। आईडीबीआई, यूटीआई, 18 एसएफसी और पुनर्वित्त निगम की स्थापना हुई है। आठवां, समाशोधन व्यवस्था। आरबीआई के 16 राज्यों में 150 से ज़्यादा समाशोधन गृह। जिन राज्यों में गृह नहीं है वहाँ एसबीआई आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी एसबीआई जो है वो आरबीआई का प्रतिनिधि है। विदेशों में शाखा खोलने, विदेशों में जो
एसबीआई की शाखा है वह भी आरबीआई के प्रतिनिधि मानी जा सकती है। 9वां विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व। रुपये का अवमूल्यन 1949 के बाद 1966 बैंक दर में परिवर्तन, विदेशी विनिमय नियंत्रण तथा विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय से भारतीय मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थिरता रखने में सफलता प्राप्त की। समुचित मुद्रा और साख नियंत्रण। यद्यपि कुछ संरचनात्मक बाधाओं के कारण सफलता आंशिक रही है, पर इसका दोष आरबीआई पर नहीं थोपकर आर्थिक क्षेत्र की बेलोचता पर थोपा जाना ज़्यादा उचित होगा। ब्याज दरों के उच्चावचनों पर रोक लगी है। खोज और अनुसंधान तथा आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन से अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। आरबीआई की विफलताएं या असफलताएं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में यह असमर्थ रहा है। दूसरा, रुपये के बाह्य मूल्य में अस्थिरता रही है। 1954-1964 में रुपये के बाह्य मूल्य में 46% की कमी, 1966 में 36.5% रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा, 1949 में 30% करना पड़ा, 1 जुलाई 1991 को 18% और 3 जुलाई को 20% रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। 1 अप्रैल 2000 के बाद रुपये का मूल्य डॉलर में काफ़ी गिरा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। बैंकिंग संकटों को दूर करने में पूर्ण समर्थ नहीं रहा है। 1960 में पिल्लई सेंट्रल बैंक और लक्ष्मी बैंक का फेल होना आरबीआई की अकुशलता बताता है। चौथा, सुसंगठित और समन्वित मुद्रा बाजार की स्थापना नहीं कर पाया है। 5वां, बैंकिंग विकास की धीमी गति। भारत में 12,000 पर एक बैंक शाखा है, जबकि विकसित देशों में 3,000 या 4,000 पर एक बैंक शाखा है। ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत 65% ही है, जो काफ़ी कम है। विकसित बिल बाजार की स्थापना नहीं हो पाई है। 1952 से आरबीआई ने इसकी शुरुआत की थी, परंतु यह अभी तक विकसित बिल बाजार नहीं बना पाया है। 7वां, कृषि और औद्योगिक वित्त की अपर्याप्तता रही है। 8वां, विदेशी व्यापार में भारतीय बैंकों की उपेक्षा रही है। तो ये आरबीआई के बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।